हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जिलेवार सीरीज। अब हम उत्तराखंड की जिलेवार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलकर सभी वीडियो को वन बाय वन देख सकते हो। और जिलावार सीरीज में सबसे पहला जो हमारा जिला था वह था उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड से स्टार्ट कर कर सभी जिलों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला हम जिला जो शुरू करने जा रहे हैं वो देहरादून। लेकिन देहरादून की बात करें, देहरादून की स्थापना वो 1817 में की गई और यह उत्तराखंड के प्रमुख जिलों में से एक जिला। और जब देहरादून के इतिहास की बात करते हैं तो देहरादून जो नगर है, ये सिटी है, ये बाह्य तथा मध्य हिमालय के बीच में स्थित दून घाटी, जो दून घाटी स्थित है उसमें बसा हुआ है। इसमें बसा दून घाटी में। यदि पूछ ले जाए देहरादून कहाँ बसा है तो दून घाटी में बसा है। बाह्य हिमालय मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी है, उसमें बसा है। वैदिक साहित्य के अनुसार यदि हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, जब से यहाँ आर्य नहीं आए थे, आर्य आने से पहले, आर्यों के आगमन से पहले की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस भूमि पर जहाँ भी देहरादून बसा हुआ है उस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते हैं। कौन होते हैं? असुर जाति के लोग क्या करते थे, यहाँ पे निवास करते थे। यह भी मान्यता है कुछ लोगों की, यह मान्यता है, कुछ इतिहासकार कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे आचार्य द्रोणा आचार्य द्रोणा ने तपस्या की थी, जिस कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम द्रोण नगर था। आप लोगों से पूछ ले जाएगा जो देहरादून का क्षेत्र है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था? द्रोण नगर था, क्योंकि आचार्य द्रोण ने क्या की थी, यहाँ पे तपस्या की थी। और देहरादून का प्राचीन नाम, तो ये दो तीन नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर। देहरादून के कालसी से, जो देहरादून का कालसी है, कालसी भी बहुत ज्यादा प्रमुख है क्योंकि यहाँ से अशोककालीन शिलालेख मिले। अशोककालीन क्या मिले? यहाँ से शिलालेख मिले हैं। और जो ये मिले हैं उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और यदि लिपि की बात करें जाए तो ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अशोककालीन जो शिलालेख मिले वो कौन सी भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और जिन समय ये ज्ञात होता है कि जो ये वाला एरिया था, देहरादून वाला क्षेत्र था, ये प्राचीन समय में मौर्यों के अधीन था। किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। इस बात की पुष्टि होती है शिलालेखों से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जो सिख गुरु राम राय 1676 ईस्वी में पंजाब से यहाँ पे देहरादून में आते हैं और देहरादून के धूमवाला में आकर क्या जाते हैं, वे बस जाते हैं यहाँ पे। एक बार फिर से, सिख गुरु राम राय 1676 ईस्वी में देहरादून में अपना डेरा डालते हैं। इसमें एक धूम वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर आदमी बस जाते हैं और वहाँ पे डेरा डाल देते हैं। और डेरा डालने के कारण ही इस नाम का, यानी कि इसका नाम देहरादून पड़ा और बाद में यही नाम देहरादून से क्या जाता है, विख्यात हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि इसका नाम कैसे क्यों पड़ा। कुछ लोगों का ये भी मानना, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो गुरु राम राय हैं, इन्होंने यहाँ पे अपनी देह त्यागी थी। इस स्थान पर अपनी क्या की थी? देह त्याग दी थी। देह क्या करी थी? त्याग दी थी, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। देहरादून। तो अलग अलग मत लोगों के कुछ का मानना है कि 1676 में इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला और इसलिए पहले इस स्थान का नाम डेरा पड़ा, देहरादून। फिर बाद में वो देहरादून से विख्यात है। और कुछ लोग बाग ये भी मानते हैं कि जो गुरु राम राय है उन्होंने अपने यहाँ पे देह त्याग किया। क्या त्याग किया? देह। और जिस कारण इस स्थान का नाम देहरादून पड़ जाता है। नेक्स्ट आता, ऐसा माना जाता है कि 1804 तक गढ़वाल नरेश जो होते हैं पंवार वंश के, उन राजाओं का यहाँ शासन रहता 1804 तक। क्योंकि 1804 में क्या होता, प्रदुमन शाह खुड़मुड़ा मैदान में गोरखों के साथ लड़ाई करते हुए वीरगति क्या करता है, प्राप्त हो जाता है। 1804 के बाद इस क्षेत्र पर गोरखाओं का क्या रहता है, राज हो जाता है। तो 1804 तक तो किसके अधीन रहा है? पंवार वंश के। 1804 के बाद 1815 तक किसके अधीन रहता है? गोरखाओं के अधीन रहता है। और 1815 में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश आते हैं वे गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं। और 1815 के बाद स्वतंत्रता तक, जब तक देश क्या होता है, आजाद होता है 1947 से 1949 तक लगभग।
1949 तक ये किसके अधीन रहता है? ब्रिटिशों के अधीन रहता। किसके अधीन रहता है? ब्रिटिशों के अधीन रहा। 1817 में देहरादून को जिला बना दिया गया और सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। आप लोगों से ही पूछा जाएगा देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? तो 1817 में इसे जिला बनाया गया और किसमें सम्मिलित कर दिया गया? सहारनपुर मंडल में। 1825 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर कर, फिर इसे कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर कर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1825 ईस्वी में इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में, अब वर्तमान में कहाँ से है? गढ़वाल मंडल के अंदर। वर्तमान में कहाँ कहाँ है? गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1875 में। देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब स्थापित किया गया? 1875 में। तो यहाँ से आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने बहुत अच्छी तरीके से कि कब कब इस किस मंडल में शामिल किया गया। सबसे पहले सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? अलग से जिला बना 1817 में से जिला बना तो सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। फिर इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया। मेरठ मंडल, मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1825 में से मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया और फिर अंत में से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। गढ़वाल मंडल, देखो भाई मंडल ही मंडल, सीक्रेट की बात नहीं हो रही। मंडल तो मंडल में शामिल किया गया, सीक्रेट में शामिल करेगा। तो 1975 में इसे गढ़वाल मंडल के अंदर क्या कर दिया जाता है? शामिल कर दिया जाता है। तीनों ही पॉइंट मुख्य है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये देहरादून का प्यारा सा मैप है एक, ठीक है। ये देहरादून कोंटा साहिब से लेकर यहाँ धनौल्टी तक। बात करते हैं 9 दिसंबर 1998 को। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा देहरादून को नगर निगम कब बनाएगा? तो 9 दिसंबर 1998। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम घोषित कर देगा। अब देखते हैं हम देहरादून का प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा। देहरादून का प्रशासनिक ढांचा कैसा? सबसे पहला था इसका क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 3088 वर्ग किलोमीटर, 3088 वर्ग किलोमीटर। और यदि जनसंख्या की हम बात करते हैं तो जनसंख्या 16,96,694। एक बार फिर से जो जनसंख्या इसकी वह है 16,96,694 इसकी जनसंख्या। जनसंख्या की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड का दूसरा जिला है जनसंख्या में। और प्रथम स्थान पर उत्तराखंड में, प्रथम स्थान पर हरिद्वार। यदि आपसे पूछ ले जा उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हरिद्वार। और यदि पूछे जा उत्तराखंड में दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो हो जाएगा देहरादून। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको यहाँ से याद करना। यदि आपसे पूछ ले जा कि प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रतिशत के आधार पर पूछे जा के आधार पर, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। यदि आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है उत्तराखंड में, तो आपका हो जाएगा हरिद्वार, दूसरे नंबर पर हो जाएगा देहरादून, ठीक है ना। और यदि पूछा जा रहा है प्रतिशत के आधार पर, तो आपका हो जाएगा बागेश्वर। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी वरना एक नंबर का आपको। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की यदि बात करते हैं तो उसका जो जनसंख्या घनत्व वो 549 जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो हरिद्वार प्रथम स्थान। यदि कह जा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का, तो किसका? हरिद्वार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का? हरिद्वार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? सबसे कम वो उत्तरकाशी। किसका? उत्तरकाशी। तो ये आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका? हरिद्वार का।
सबसे कम किसका? उत्तरकाशी का। फिर आती है साक्षरता दर। यदि हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर देहरादून की 84.25%, 84.25%। और ये उत्तराखंड में साक्षरता में नंबर 1 पर, प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान। उत्तराखंड का सबसे साक्षरता वाला जो जिला वो देहरादून है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। और यदि बात करें जाए महिला साक्षरता में, महिला साक्षरता, ये महिला साक्षरता में भी नंबर 1 पर, नंबर 1 महिला साक्षरता और साक्षरता दर में सर्वाधिक नंबर 1 पर कौन है? देहरादून। यदि पूछे जाए पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक कौन है? तो वो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पर रुद्रप्रयाग, महिला साक्षरता में आप लोगों का देहरादून है। अच्छी तरीके से पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष साक्षरता की यदि बात करें जाए तो पुरुष साक्षरता की 89.4%, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? रुद्रप्रयाग। फिर था महिला साक्षरता, महिला साक्षरता की 78.54%, और ये पहले नंबर पर महिला साक्षरता में। यदि हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात में इसका 902, लिंग अनुपात क्या इसका? 902। और सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें जाए, सबसे कम लिंग अनुपात वो हरिद्वार का, किसका? हरिद्वार का। और यदि कहें सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका? सर्वाधिक लिंग अनुपात वो जगह अल्मोड़ा का। सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका? अल्मोड़ा का, 1139 के आसपास। हरिद्वार का 879। तो ये आपको याद रखना, सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार, सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका? अल्मोड़ा का। अब नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा सीट की बात करते हैं। विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो विधानसभा सीट यहाँ पे 10 विधानसभा सीट है इसके पास में देहरादून के, और 2 जो सीट है वे रिजर्व है। एक सीट है राजपुर, राजपुर की जो सीट है वो SC के लिए आरक्षित है। और जो चकराता की सीट है, चकराता, चकराता की सीट ST के लिए आरक्षित है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कौन सी विधानसभा सीट देहरादून की ST के लिए आरक्षित है। तो ST के लिए यदि पूछा जाए तो चकराता, और यदि SC के लिए पूछा जाए तो राजपुर। राजपुर एक चीज के लिए और फेमस है यहाँ पे उत्तराखंड, उसमें देहरादून, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में होती है। कहाँ होती है? राजपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो राजपुर में होती है, और लगभग 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं विकासखंड। विकासखंड की यदि बात करते हैं तो विकासखंड 6। उत्तराखंड में कितने विकासखंड है? सॉरी, उत्तराखंड में देहरादून में कितने विकासखंड है? 6। और तहसीलों की संख्या कितनी है इसमें? 7 है। और देहरादून की दशकीय वृद्धि दर 32.33% है। और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो देहरादून नगरीय जनसंख्या में नंबर 1 पर, उत्तराखंड में नंबर 1 पर नगरीय जनसंख्या में कौन है? देहरादून। और इसकी जो नगरीय जनसंख्या 55.52%, 55.52% इसकी नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा देहरादून की भौगोलिक स्थिति कैसी है। देहरादून की भौगोलिक स्थिति पर हम चर्चा करें। यदि देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। यदि यहाँ बात करते हो तो आपको देहरादून यहाँ पे दिखाई देगा, देहरादून पश्चिम में पड़ता। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ। हिमाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है देहरादून की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? पश्चिम में। नेक्स्ट आता है देहरादून जनपद की जो सीमा है वो 2 राज्यों से मिलती है। किससे मिलती है? 2 राज्यों से, क्योंकि पश्चिम में स्थित है देहरादून यहाँ पे, देहरादून यहाँ पे स्थित है। यदि देहरादून की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके आसपास में ना, यहाँ पे यूपी फैला हुआ है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और यूपी 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पूर्व में इसकी टिहरी से लगती है, और उत्तरकाशी से और हिमाचल से लगती है। उत्तर में उत्तरकाशी से लगती है और हिमाचल से।
देखो हिमाचल से, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश से सबसे अधिक जो सीमा लगती है ना वो देहरादून की लगती है। बहुत पूछे जाता है हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है। देखो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से सट रहा है, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ। और दक्षिण की यदि बात करते हैं तो दक्षिण में हरिद्वार से लगती है। किससे लगती है? हरिद्वार से। फिर उत्तराखंड की कुछ प्रमुख राजमार्ग भी है, जैसे NH नेशनल हाईवे 7, ये क्या अंबाला पोंटा साहिब से देहरादून और ऋषिकेश। ठीक है, अंबाला पोंटा साहिब से देहरादून ऋषिकेश तक होता है NH 7। फिर आता है NH नेशनल हाईवे 507, ये देहरादून के विकास नगर से कालसिर, कालसी से बड़कोट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बड़कोट तक जाता है। फिर NH 34 नेशनल हाईवे 34, ये क्या है दिल्ली से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से होते कहाँ तक जाएगा? माना तक जाएगा। फिर नेशनल हाईवे 307, ये छुटमलपुर वाला रोड है। कौन सा? छुटमलपुर से देहरादून जाएगा। छुटमलपुर से कहाँ जाएगा? देहरादून जाएगा। और यदि देहरादून में हम सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो राजपुर में होती है। कहाँ होती है? राजपुर में होती है। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बता देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल, जो प्रमुख स्थल है जो पर्यटक आते हैं लोग बाग घूमने के लिए, सबसे ज्यादा जो फेमस है देहरादून को मसूरी। लोग बाग मसूरी में तो सबसे ज्यादा टूट पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्यारा नजारा ना मसूरी में। यदि आप कभी घूमने के लिए आओगे ना, ऐसा लगेगा कि बस जो धरती का स्वर्ग है ना वो यही पे है। बहुत अच्छा लगता है। यदि आप रात का नजारा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो तारे हैं ना आसमान के सारे जमीन पर टिमटिमा मारे, इतना प्यारा दृश्य लगता है जब घूमने के लिए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जो मसूरी है, मसूरी की भी बात करते हैं तो मसूरी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है। यानी कि जो आप लोग का एंटर करोगे वो मसूरी से ही करोगे। मसूरी से ही आप लोगों को गंगोत्री के लिए रास्ता मिलेगा और यमुनोत्री के लिए रास्ता मिलेगा। इसलिए मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रवेश द्वार। यदि आपसे पूछेगा गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार क्या है तो मसूरी है। और मसूरी को ही इस मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अजी वाह, इसकी रानी पर्वतों की। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती है। जब आप ऊपर जाओगे ना ऐसा फील होगा बिल्कुल कि भाई आज सीधे आसमान से बात कर रहे हैं हम तो। नेक्स्ट आता 1832 ईस्वी में जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्या किया? पहली बार मसूरी माह का सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। क्या किया? सर्वेक्षण कार्यालय की उन्होंने क्या की? स्थापना की थी। पूछना मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना किसने की? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने स्थापना की। कब की? 1832 में की है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा हुआ है। इसी के नाम पर क्या रखेगा? जॉर्ज एवरेस्ट पीक रख दिया हुआ है। मसूरी में क्राइस्ट चर्च पूर्व हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च है। ये सबसे पहला चर्च बनाया गया। और इसकी जो स्थापना थी कब की गई? 1836 में की गई कैप्टन लेवी टेलर ने। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला जो क्राइस्ट चर्च था उसकी स्थापना किसने की, तो 1836 में किसने की? कैप्टन रेनी टेलर ने की। और ये जो बना हुआ है ये गोथिक गोथिक वास्तुकला वास्तुकला कला का एक सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण भी है उत्तराखंड के अंदर। इसमें बना है गोथिक वास्तुकला में बना हुआ है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो क्राइस्ट चर्च मसूरी के अंदर बना हुआ है। 1843 में मसूरी में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया। वह मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी क्या की गई? स्थापना की गई।